10th से 11th में तो आप लोग आ गए और 11th में आके आपने ह्यूमैनिटीज ली है यानी कि आर्ट्स लिया है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि हर बच्चे के अंदर ये गट्स नहीं होते हैं कि वो ह्यूमैनिटीज ले। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप सब जानते हैं, आप सब इसको रूटीन में देख पा रहे होंगे। बट अब आप लोगों ने जब ले लिया है तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इस पूरी जर्नी में ज्योग्राफी। माय नेम इज सुप्रिया शर्मा एंड वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। और इस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ज्योग्राफी जो कि बच्चों को सबसे टफ लगता है, अगर मैं पूरे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की बात करूँ, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, क्योंकि सिंपल सा अगर मैं आपको बात बताऊं, जो 9th क्लास में आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम बोलते हैं, वही फिजिकल ज्योग्राफी आपको क्लास 11th में पढ़नी है, लेकिन एक बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़नी है। तो 11th की ज्योग्राफी टफ है, बट उससे डरना आपको नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ हूं जिसको मैं आपको कंप्लीट कराने वाली, ठीक है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस ओवरव्यू, क्या क्या चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप खुद ही देखिएगा, आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली क्लास 9th वाले सिलेबस से मैच करेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक एक बुक पढ़ी है, आपको अभी तक यही आदत थी कि आप सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट की, बट अब से क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, बिकॉज फ्रॉम नाउ आपको 2 बुक्स यहाँ पर पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर भी हमारे पास 2 बुक है। एक बुक जो कि वर्ल्ड के हिसाब से हमें पढ़नी है, वर्ल्ड की कॉन्फ़िगरेशंस पर पढ़नी है। दूसरी बुक जो हमारे इंडिया के कॉन्फ़िगरेशंस पर हमें कंप्लीट करनी है। तो जो इंडिया वाली बुक है वो आपकी बहुत ज्यादा सिमिलर होगी 9th क्लास की सीबीएसई की बुक से, जो आपने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है गाइज। चलिए देखते हैं सबसे पहली यूनिट में क्या है। सबसे पहली ही बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और उस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पहला ही चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्योंकि देखो ज्योग्राफी को लेके हमेशा से ये डिबेट चलती आई है कि ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये है वो है, कुछ भी। तो ये जो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, इस सब्जेक्ट का क्या रोल है। आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि यार हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इन सब का रोल क्या है हमारी लाइफ में, इसको एज अ डिसिप्लिन ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वो चीज आप इस पूरी चैप्टर में पढ़ने वाले हो या यूनिट 1 में पढ़ने वाले हो इस तरीके से, ठीक है, कि क्यों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रोल है, क्यों उसे एज अ सब्जेक्ट आप सबको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पूरे के पूरे अर्थ के बारे में बताएगी कि अर्थ का ओरिजिन कैसे, कहां से हुआ और एवोल्यूशन क्या रहा है, ठीक है। जिसमें हमें जो है लैटिट्यूड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की बेसिक क्या है, एकदम आपको पता है ना, बेसिक मतलब बायोस्फीयर जिसपे हम जिंदा रह पा रहे हैं इस अर्थ पे, उसका बेस क्या है, वो सारी चीजें। इसी के अंदर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको पता है, आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर जो हीट है इंटीरियर पार्ट पे, उससे डेवलप हम कर सकते हैं। तो अर्थ के अंदर क्या क्या है, ये तो सिर्फ एक हीट की बात हुई, हीट के अलावा क्या क्या है जो कि हमारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। पढ़ा था ना आप लोगों ने क्लास 9th में और क्लास 7th में भी पढ़ा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशन और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, है ना। अगर हम बोलते कि इंडियन ओशन हमारा है तो उसका नाम कैसे पड़ा भाई, इंडियन ही क्यों पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो बाइफोकेशन किया गया है हमारे लैंड ओशंस के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे जो है बेसिकली ये सारी चीजें बनी। ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपने छोटी छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सुना होगा, इसमें हम अच्छे से सुन लेंगे और पढ़ भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो नेक्स्ट यूनिट लैंडफॉर्म, जिसका चैप्टर है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसके अंदर आपको बेसिकली जो फोर्सेस हमारे इस अर्थ के ऊपर काम करते हैं उन फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। आपने साइंस में भी इनको पढ़ा होगा, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ये सब वही चीजें हमें बस यहाँ पढ़नी है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको डर लग जाए। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। आपको पता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स जरूर है, लिथोस्फीयर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो घर, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ हमारा लैंड पर ही बनाया गया है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत और इसको नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो क्लाइमेट। अरे बाप रे, क्लास 9th याद आ गई होगी इस चैप्टर से। इतना बच्चों को इतना परेशान करता है ना ये चैप्टर क्लास 9th में, कि समझ नहीं आ रहा क्या है मैम, ये क्या है। और अब तो सिलेबस चेंज हो गया भाई क्लास 9th का, ठीक है।
तो यही सारी चीजें आपको जो है बच्चा मेरे इसके अंदर करनी है। क्लाइमेट जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा उसी को अब एक अच्छे लेवल पर पढ़ना है, जिसमें हमें सबसे पहले कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, फिर हमें सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर। आजकल आपको पता होगा कि इतनी गर्मी हो गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि टेम्परेचर कम है, लेकिन ये जो हीट की रेडिएशन है ये इतनी ज्यादा अफेक्ट हमारी स्किन को कर रही है, हमारे बॉडी को कर रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम क्या रहता है, ये सब चीजें। एटमॉस्फेयर का वाटर का बेसिकली क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपकी बुक एंड हो जाती है। मतलब ये है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जिसको आप बेसिकली एग्जाम में बैठकर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले। ये तो हो गई हमारा यहाँ का पार्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा चैप्टर दैट इज वाटर, ओशन और मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। क्योंकि अब आपको भी लगता होगा ना कि यार जब हम अर्थ देखते हैं तो हमें ब्लू ही ब्लू नजर आती है, ब्लूइश नजर आती है, ब्लू प्लैनेट भी हम बोलते हैं। तो ये जो ओशंस का पानी है, वाटर है, इसका मूवमेंट क्या है, कैसे ये रन करता है, किधर से किधर जाता होगा, उल्टा तो नहीं चलता होगा, ऐसे तो नहीं जाता होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल रहता है, ये पूरा का पूरा साइकिल और सर्कल हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर तो खत्म हो जाती है हमारी पहली बुक, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगती है और बुरी भी लगती है 11th में। अब बात करते हैं सेकंड बुक की, जो कि आपके हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली आपकी छोटी क्लासेस पर ही बेस्ड है, उसका बस एक एडवांस वर्जन। बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। पहली ही यूनिट है जिसमें आपको इंडिया लोकेशन एंड साइज याद आ रहा है। 9th क्लास का पहला चैप्टर, इंडिया लोकेशन, साइज, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही चीजें बच्चा मेरे आपको यहाँ पर पढ़नी है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज क्या है। तो ये सेकंड बुक बहुत ईजी होने वाली है, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न हम बोल सकते हैं पढ़ने की बात है। आपको माउंटेन्स पढ़ने होंगे, आपको प्लेन्स पढ़ने होंगे, है ना, कि कौन कौन से प्लेन्स है, क्या क्या प्लेटूज हैं, कहाँ डेजर्ट है, आइलैंड कहाँ है। याद आ रहा होगा सेकंड चैप्टर आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, देख रहे हो एकदम रिजेंबल कर रही है सारी चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज सिस्टम याद है, थर्ड चैप्टर आपको ड्रेनेज, जिसमें आपने पढ़ा था कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, वही ड्रेनेज सिस्टम अब हमें यहाँ पढ़ना है। रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, रिवर्स का पानी कहाँ जाके ड्रेन आउट होता है, कहाँ रिवर डेल्टा बनाती है, कहाँ रिवर जो है एस्चुरी बनाती है, वही सारी चीजें बच्चा मेरे यहाँ पर भी आपको कर, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो क्लाइमेट, अरे बाप रे फिर आ गया ये क्लाइमेट, वर्ल्ड में भी पढ़ो, इसमें भी पढ़ो, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है कि इंडिया का वेदर कैसे काम करता है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है ना। अगर कोई कश्मीर में है जून में और कोई केरला में है तो टेम्परेचर के अंदर ये जो वेरिएशन है ये क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मॉनसून विंड्स कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे बारिश करवाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन आपको पता है, वही टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, ट्रॉपिकल, डेसिडुअस, वही सारी चीजें बच्चा मेरे आपको इसमें भी पढ़नी है। उनको हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे वो हम बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ का घर है और उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है आपके पास जिसमें आपको नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है ना। ये यूनिट आपकी थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो इसमें बस आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेना होगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस और हजार्डस हैं हमारी जनता के लिए और एक डिजास्टर जैसा काम ये कर सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, राइट। तो ये तो पार्ट था थ्योरेटिकल जो आप एग्जाम में करने वाले हो। अब यहाँ पर आता है प्रैक्टिकल वाला पार्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में बच्चों को डर और बुरा इसीलिए लगता है, ज्योग्राफी बच्चे नहीं लेते क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी बच्चे ना लेने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल इतना कोई टफ नहीं, इजी है। प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस आपको दिया गया है और ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको पूरा का प्यारा जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कि जिससे आपका वाइवा होता है, जिससे आप फाइल बनाते हो, वो सारा का सारा पार्ट मैं आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट कराऊंगी, है ना, ताकि आपको कोई भी चीज कभी भी ऐसे परेशानी वाली समस्या ना आए, राइट। अब बात करते हैं मैप की। ज्योग्राफी मैप के बिना अधूरी है, तो मैम मैप में क्या क्या आएगा, मैप का भी पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। पहली बुक की अगर मैं बात करूं बच्चा मेरे, तो यहाँ से आप देखो चैप्टर 4, चैप्टर 9 और चैप्टर 12 और 13, बस यहीं से आपके जो है मैप का पार्ट आएगा। इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना पार्ट सीबीएसई सिल ने दिया है उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ोगे और आपको लगे कि उससे हमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलते। आपने खुद देखा होगा कि जब एग्जामिनर ने लिख दिया कि आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने अगर 5 कर दिए तो नंबर आपको 4 के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, 5वें के नंबर आपको कभी नहीं मिलते, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सारी चीजें आपको जो है बता दी गई हैं।
सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बुक आपने ऑलरेडी जो क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो क्लास 9th में हमने मैप किए है ना बच्चा मेरे, बस उसी का एक एडवांस लेवल, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ लिखा है, तो उसी का एक अच्छा खासा एडवांस लेवल जो है आपको यहाँ पर मैप के तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो था पूरा का पूरा ओवरव्यू। अब आप लोगों को जो है चीजें कैसे कैसे मिलेंगी मैं बता देती हूँ। आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, वन शॉट जिसे हम बोल सकते हैं। अब क्या होता है ना कि जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कोई वीडियो देखते हो तो आपके कुछ ना कुछ डाउट्स जो है वो रह जाते हैं, है ना। अब जब आपके डाउट्स कुछ ना कुछ रह जाएंगे, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आपके लाइव सेशंस आएंगे जिसमें आप अपने डाउट के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करोगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा थीम है मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। आप चैनल पर बस बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी चीजें जो है इजीली आपके लिए अवेलेबल हो जाए, क्योंकि देखो जल्दी टाइम से कर लोगे तो इजी रहेगा। ये जो चीजें यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जितनी बुक्स हैं वो सब आपको एनसीईआरटी पे ऑनलाइन मिल जाती हैं ई बुक की फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको बुक्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, दूसरी चीज कि एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, कोई और रेफरेंस, कोई और हेल्प बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो साफ साफ उन्होंने लिख के दिया कि सब माई बाप बस एनसीईआरटी, उन्होंने बोल दिया तो आप भी मान लो यार, आप एनसीईआरटी ही, राइट एवरीबॉडी। तो सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो है दी गई है। और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस ओवरव्यू था वो यहीं पर एंड होता है। हम लोग मिलेंगे अपनी वीडियोस में और लाइव लेक्चर्स में, तो तब तक के लिए सारी चीजें देख लो। इसका जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने लाइव लेक्चर्स के अंदर, तब तक। Unacademy. Let's crack it.